हेलो बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट में इससे 16 to 17 क्वेश्चन आते हैं और हमको इसमें से कम 14 to 15 क्वेश्चन बिना किसी खास मैकेनिज्म को जाने आसानी से बन जाए, ये तरीका चाहिए। और हम आपको इसी तरह से यही तरीके आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होना है और आराम से 14-15 क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे बिना किसी खास परेशानी के। आप तो जानते हैं कि आजकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट इधर उधर के पढ़ते हैं, जबकि एग्जाम में इतना काम होता नहीं है। तो इसीलिए हम आपको वही चीज बताएंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम से उसका कनेक्शन होगा और आसानी से रखने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और जितना कम समय में हम इसको ख़त्म कर ले जाएंगे, बढ़िया से समझा देंगे और आप प्रैक्टिस भी अच्छा से कर लेंगे तो दूसरे चैप्टर्स, दूसरे टॉपिक के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप टाइम बचा लेंगे, क्योंकि रिजल्ट होना है तो हर सब्जेक्ट में बेहतर नंबर चाहिए, है ना। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कम एफर्ट में कैसे मिले। तो आइए, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारी बात जानते होंगे क्योंकि आप तो नीट के बच्चे हैं, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली हम लोग हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोजन कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होता है, लेकिन एक्सटेंशन में देखिए तो उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी और अदर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं उसमें। तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे पहला एक थ्योरी जो था वो था वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसने बर्जीलियस ने दिया था। कौन सा थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी। इनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको प्राप्त करना, एक्सट्रैक्ट करना, सिंथेसाइज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये किनका कहना था? बर्जीलियस का। ये मतलब लैब में ये नहीं बनाया जा सकता। पूछा कारण क्या है, तो कहा कि कोई मिस्टीरियस फोर्स है, वाइटल फोर्स है, जिसके चलते सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। अगर आपको पता हो तो बताइए। तो उस समय में तो कोई और बताने वाले थे नहीं, तो फिर इस थ्योरी का नाम पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को सपोर्ट के लिए इन्होंने बोला कि फॉर्मिक एसिड कहाँ से आता है? रेड एंट से। साइट्रिक एसिड कहाँ से आता है? साइट्रस फ्रूट से। मैलिक एसिड कहाँ से आता है? एप्पल से। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? कर्ड से। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने रख दिए उस समय, जिससे हमें ये लगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इसको लेबोरेटरी में बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए, वोहलर साहब, उन्होंने यूरिया नाम का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे आप कार्बामाइड भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना के दिखा दिया। बना था बाई चांस ही, मगर वो बना के दिखा दिए। कैसे बना? तो उन्होंने अमोनियम क्लोराइड को पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम साइनेट बनाए। क्या किए? अमोनियम क्लोराइड को पोटासियम साइनेट के साथ रिएक्ट करके अमोनियम साइनेट बनाए, और वही अमोनियम साइनेट ज्यादा हीट हो जाने के चलते, वो इंटेंशनली यूरिया बनाने नहीं गए थे, वो अमोनियम साइनेट बना के कुछ और काम कर रहे थे। तो अमोनियम साइनेट ज्यादा हीट हो जाने से
रीअरेंज होके आइसोमेराइज करके और वो यूरिया में तब्दील हो गया और बाई चांस यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। और जो ही यूरिया का फॉर्मेशन हो गया तो अमोनियम क्लोराइड और पोटासियम साइनेट दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इसको हीट किया गया, लेबोरेटरी में बनाया गया। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके मदद से लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। और जो ही यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी अपना सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर दिया, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी का तो कहना ही था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हो सकता है। बट वोहलर साहब ने प्रूफ कर दिया कि नहीं, लेबोरेटरी में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया। इसका ये रिएक्शन था कि ये अमोनियम क्लोराइड और इसको रिएक्शन किया गया पोटासियम साइनेट से, KCnO से। तो ये जो बना, ये बन गया अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। अब ये अमोनियम साइनेट हीट करने पर, ज्यादा हीट करने के बाद ये आइसोमेराइज करके रीअरेंज करके ये कंपाउंड बन गया जिसका नाम यूरिया कहते हैं हम लोग। ये कंपाउंड बन गया और यही आपका यूरिया, यही फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वोहलर साहब ने फ्राइडरिच वोहलर नाम था, ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर किए लैब में। आप तो बेहतर जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें आप देखते होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है ना। जैसे कैसे, तो ऐसे आप देखते होंगे कि ये कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, तो इसका मतलब ये 1s2 2s2 और 2p2, तो ये वैलेंस सेल हो गए, ये कोर सेल, ये वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब इसको टेट्रावैलेंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका G फॉर ग्राउंड, ST फॉर स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 2s में 2 है और 2p में जो है तो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना p सब सेल में, तो एक px, एक py और एक pz। तो मान लीजिए ये px है, ये py है और pz है, तो 2 है तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। अब इसको क्या कहते हैं, प्रमोट करते हैं s इलेक्ट्रॉन को p में, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, E फॉर एक्साइटेड, ST फॉर स्टेट। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p में और ये आ गया 1 2 3, तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में और 1 s में। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखें ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये टेट्रा वैलेंट है। कितनी वैलेंसी? 4, तो इसकी वैलेंसी भी 4। अब हम इसको ऐसे देखेंगे कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया इसके बॉन्डिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जिसके इक्विवेलेंट एनर्जी होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसके इक्विवेलेंट एनर्जी होते हैं, उसको आपस में मिक्स कर दिया जाता है। और मिक्स जब आप करेंगे ना, तो जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्स किए उतना ही इम्प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। सारे के एनर्जी इक्विवेलेंट होंगे। बात समझ गए? जितने प्योर ऑर्बिटल को आप मिक्स करेंगे उतना ही इम्प्योर ऑर्बिटल्स बनेंगे।
तो उस ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग जो है, जिसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एक s और एक p ऑर्बिटल को मिलाएंगे, एक s और एक p ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन sp कितने बनेंगे? 2, क्योंकि एक s और एक p को मिलाएंगे तो sp 2 बनेंगे। थोड़ा इसको समझने में आपको परेशानी हो रही होगी, तो मैं इसको दूसरे तरीका से आपको समझाते हैं। जैसे एक गिलास 100 ml का एक गिलास ले लीजिए, उसमें आप दूध ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, और 100 ml का एक दूसरा गिलास ले लीजिए जिसमें आप वाटर ले लीजिए। ले लिए एक मिल्क और एक वाटर, दोनों 100% प्योर है ना? अब आप क्या करिए, तो एक वेसल ले लीजिए, उस वेसल में दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, मिल्क को भी और वाटर को भी आप एक वेसल में आप दोनों को ड्रॉप कर दीजिए। तो अब वेसल में टोटल कितना हो गया क्वांटिटी? 200 ml, क्योंकि 100 ml मिल्क है और 100 ml वाटर है, 200 ml हो गया। अब मिक्सअप जब हो गया, फिर से आप क्या करिए, वही 100 ml के जो 2 गिलास थे उसमें उसको, उस मिक्सचर को आप डाल दीजिए। तो अब ये कितने गिलास होंगे? वो भी 2 ही गिलास बनेंगे, 2 ही गिलास। लेकिन होगा क्या, हर गिलास में 50% मिल्क होगा, 50% वाटर होगा? नहीं, हर गिलास में 50% मिल्क होगा, 50% वाटर, मतलब 1 भाग दूध 1 भाग पानी। तो M1W1, M1 फॉर मिल्क, W1 फॉर वाटर। तो कितने गिलास? 2 गिलास बने ना। इसका मतलब 2 गिलास जब आप प्योर वाटर और मिल्क को मिलाए तो 2 गिलास ही इम्प्योर वाटर मिल्क का मिक्सचर बना। थोड़ा सा और बढ़ जाइए, 1 गिलास मिल्क लीजिए, 2 गिलास पानी ले लीजिए, 2 गिलास वाटर ले लीजिए। अब उसको एक वेसल में डाल लीजिए। दोनों याद रखिए कि पहले आपने मिल्क 100 ml लिया है और वाटर भी 100 ml के 2 गिलास हैं। अब उसको आपने एक वेसल में डाल दिए, बड़ा सा वेसल में जो ही डाल दिए तो अब टोटल 300 ml हो गए। लेकिन डालने के बाद वो प्योर नहीं रहा, इम्प्योर हो गया, मिक्सचर हो गया, नहीं हो गया? अब जब डालने के बाद वो मिक्सचर हो गया तो उसमें 1 भाग दूध है, 2 भाग पानी है, 1 पार्ट मिल्क है, 2 पार्ट वाटर है, टोटल 3 पार्ट हुआ। इसका मतलब मिल्क हुआ 1/3 पार्ट और वाटर हुआ 2/3 पार्ट। क्या? 1 पार्ट उसमें मिल्क है और 2 पार्ट जो है उसमें वाटर है, तो टोटल 3 हुआ ना। तो इसका मतलब मिल्क 1/3 पार्ट और वाटर 2/3 पार्ट है ना। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, अब फिर उस जो मिक्सचर है उसको कितने गिलास में आएंगे? 3 गिलास में, क्योंकि टोटल तो मिक्सचर 300 ml है। तो 1 2 3 तीनों गिलास में हम ले लिए, तो तीनों गिलास में इम्प्योर ही तो लिक्विड होगा, है कि नहीं? तो तीनों गिलास में इम्प्योर ही लिक्विड होगा। तो जब हमारा 3 गिलास वो मिक्सचर बना तो हर गिलास में क्या होगा? 1 भाग दूध, 2 भाग पानी, 1 पार्ट मिल्क एंड 2 पार्ट वाटर। तो हर एक में हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे M1W2, मतलब 1 भाग 1 पार्ट मिल्क 2 पार्ट वाटर। लेकिन हमारा तो ऐसा 3 गिलास बनेगा, तो हर में M1W2 का लेवल लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हर मिक्सचर में 1 पार्ट मिल्क है और 2 पार्ट वाटर है, इसीलिए 3 गिलास जो बने हर एक में हम लेवल लगाएंगे कि इसमें मिल्क 1 पार्ट है और वाटर 2 पार्ट है। इसीलिए MW2 3 गिलास, तीनों पे ये लेवल लगेगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे कि अगर एक S और एक P को मिलाएंगे
तो 2 sp के ऑर्बिटल बनेंगे। कितने? 2। और s एक है, p एक है, मतलब 50% s 50% p। नहीं, अब एक s और 2 p को मिलाएंगे तो एक s और 2 p मिक्सअप हो जाएगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे? मिलते ही sp2 हो जाएगा। 1 भाग s और 2 भाग p, 1 भाग x कैरेक्टर 1 पार्ट, तो 2 पार्ट p कैरेक्टर। तो टोटल 3 ऑर्बिटल को मिलाए, 1 s और 2 p, अभी सारे प्योर हैं, मिक्सअप कर दिए तो ये हो गया sp2। कितने? 3। तो हर एक पे ऑर्बिटल पे लेबलिंग होगा sp2, मतलब आप ये समझिए कि 3 ऑर्बिटल जो बने, हर ऑर्बिटल में s का 1 पार्ट और p का 2 पार्ट है, मतलब s कितना है? 1/3, 33.33%, बाकी का बाकी p है। तो सारे में एक ही कैरेक्टर। अब जैसे मान लीजिए एक s है और 3 p को आपने मिला दिया, क्या होगा? एक s और 3 p को, तो sp3 हो जाएगा। तो एक s और 3 p को, तो sp3, तो कितने? 4 sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि एक s मिला है और 3 p, तो 4 sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में s 1 पार्ट और p 3 पार्ट। इसका मतलब s 1/4 और p 3/4, मतलब s 25% और p 75%। आपने देखा कि अगर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और प्रत्येक में 50% s कैरेक्टर। sp2 बन रहा है तो 3 sp2 के ऑर्बिटल बनेंगे। कितने? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें s कितना? 1/3, मतलब 33.33%। और अगर sp3 बनेगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 के, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल पर लेबलिंग होगा कि इसमें s जो है 1 पार्ट है और p 3 पार्ट है, मतलब s 25% है और बाकी 75% कौन सा है? p है। तो इसीलिए जब हम sp को शो करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को, तो ऐसे देखते, ओवल शेप, ऐसे एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। तो sp2 के तो 2 है ना, तो 2 कितने डिग्री पे रहना पड़ेगा? तो एक ऐसे हो जाएंगे, तो ये देखेंगे ये 180 डिग्री पे आता है। कितना पे? 180 पे। इसी तरीका से अगर आप जाएंगे sp2 के लिए, किसके लिए? sp2 के लिए, तो जरा ध्यान से देखिए, sp2 में कितने? sp2 आप कहिएगा 3 ठो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा सर। तो 3 ऑर्बिटल कितने पे रहेंगे? एंगल पर रहेंगे 120। जैसे पंखे में 3 ब्लेड्स होते हैं, एक पंखा में 3 ब्लेड होता है, तो 120 पे होता है कि नहीं? तो इसीलिए 3 होगा। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब हो। दूसरा देखिए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे। तो ये सारे के सारे, ये भी sp2 ही हैं, ये भी sp2 ही हैं और ये भी sp2 ही है। 3 है तो तीनों कितने रहेंगे? sp2। तो अब ये देखिए, आपको ये ट्राइगोनल प्लेनर लग रहा होगा, है ना? ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये एंगल कितना का? 120। इसमें तो लीनियर था, तो लीनियर था तो आपका 180 क्योंकि ये भी sp का लोब था और ये भी sp का, तो 180। और इसमें कितना? 120 का बॉन्ड एंगल, है ना? अब हो क्या गया, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने यहां एक s और एक p को मिलाया, एक s एक p का, तो ये sp के तो आपने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, sp के तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। बाकी 2 जो बन गए, मान लीजिए कि ये px रहा हो, ये s रहा हो, तो आप कहेंगे कि ये 2 जो हमारा py और pz है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं न लिया? बिल्कुल नहीं लिया। तो ये आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अभी दोनों ही sp में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां पर दोनों अनहाइब्रिडाइज में एक एक। तो ये अनहाइब्रिडाइज क्या होगा? sp तो 180 डिग्री पर, हाइब्रिडाइज ये अनहाइब्रिडाइज होगा
ये प्लेन के ऊपर और नीचे एक दूसरे से पी वाई पी जेड से 90 डिग्री पर, एक पी वाई और एक पी जेड, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अब जरा ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे कि हम तो sp2 बना रहे, तो sp2 कैसे बनाएंगे? एक s लेंगे और दो p लेंगे, तो एक s दो p। मान लीजिए कि आपने px py लिया और ये s लिया, तो एक s दो p को मिलाएंगे तो तीन ठो sp2 तो हो जाएगा। sp2 लिखने का मतलब कि हर एक ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 1/3 पार्ट, p कैरेक्टर 2/3 पार्ट। ये सिर्फ इसका लोगो नेमिंग होगा। अब हमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये बेचारा पीजेड अनहाइब्रिडाइज बच गया। इस बार पीजेड अनहाइब्रिडाइज बच गया, इसीलिए जब ये ट्रायगोनल प्लेनर वाला आप पढ़ते हैं तो इसमें ऐसे करने के बाद एक ऑर्बिटल पीजेड जो होगा उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो प्लेन के ऊपर और नीचे है, और ये अनहाइब्रिडाइज वाले हैं। और यही अनहाइब्रिडाइज वाले जो देख रहे हैं ना, जो बच रहा है, यही लेटरल ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड बनाएगा। तब तो आप कहेंगे कि इसमें एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा sp2 में, और sp वाले में कितने अनहाइब्रिडाइज थे? तो sp एक ही p नहीं यूज हुआ है, दो p तो नहीं हुआ, py pz, इसका मतलब दो पाई बॉन्ड। इसीलिए sp2 में एक पाई बॉन्ड बनाता है, जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है वही यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग में, साइड वाइज ओवरलैपिंग में। इसीलिए sp2 दो p हो गया, एक p नहीं ना अभी यूज हुआ है, तो वो अनहाइब्रिडाइज होगा, इसीलिए एक पाई बॉन्ड। और sp में एक s और एक p यूज हुआ, मतलब दो p नहीं हुआ, py pz यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब py एक पाई बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक pz। इसका मतलब जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन दिखे तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, और जब sp2 दिखे तो एक पाई बॉन्ड, है ना। अब आइए sp3 के बारे में जानते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s और तीन p, एक s तीन p तीनों को मिला दिए तो sp3 हो गया। तो s एक पार्ट और p तीन पार्ट, मतलब s1/4 अब p3/4, s 25%, 25% और p 75%। ओके, तो अब आप देखिए, जब चार लोग बने, इसका मतलब sp3 जब भी होंगे, तो sp3 जब भी होंगे तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएंगे? 5ho, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp3। तो जब चार होंगे तो आप बेहतर जानते हैं कि अगर चार होगा तो यहां पर क्या होगा? टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल तो वही, एक बड़ा लो एक छोटा लो, फिर एक बड़ा लो एक छोटा लो, एक बड़ा लो एक छोटा लो, एक बड़ा लो एक छोटा लो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये सब sp3 के लोब है। किसके लोब है? sp3, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, sp3। क्यों लिख रहे हैं sp3? कि हर एक ऑर्बिटल में s एक पार्ट है और p तीन पार्ट, इसीलिए सब पे नेमिंग दिया गया है कि देख जानिए आप कि ये sp3 है, मतलब s एक पार्ट है, p तीन पार्ट है। ये कोई प्योर या तो सिर्फ s या सिर्फ p नहीं है। अब इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो आप तो जानते हैं कि ये टेट्राहीड्रल, इसका ज्योमेट्री होता है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री एंड 28 मिनट का इसका बॉन्ड एंगल। अब ये बताइए कि sp3 है तो एक s और तीन p, एक s और तीन p आपस में मिक्सअप करके आपने चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दी। एक भी p ऑर्बिटल बचा? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे p ऑर्बिटल s के साथ मिक्सिंग कर दिया गया, कोई p ऑर्बिटल नहीं बचा। और जब p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाता, जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग न लिया, तब न पाई बॉन्ड बनता। तो यहाँ तो कोई p ऑर्बिटल बचा ही नहीं अनहाइब्रिडाइज, इसीलिए जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। आप तो जानते हैं कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होता है
हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है जिसको आप लोग कौन सा ओवरलैपिंग बोलते हैं, साइड बाय या लेटरल ओवरलैपिंग, तो पाई बॉन्ड। इसीलिए sp3 में एक भी पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज नहीं है, इसीलिए नो पाई बॉन्ड, ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड। sp2 कहिएगा 2 पी ऑर्बिटल यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, एक बचा हुआ है तो वही तो पाई बॉन्ड बनाने में यूज होगा, इसीलिए एक पाई बॉन्ड sp2 में। और sp में कहिएगा sp में एक ही पी ऑर्बिटल लिया गया है हाइब्रिडाइजेशन में, 2 पी ऑर्बिटल बचे हुए हैं, एक मान लीजिए py एक pz, तो 2 पी ऑर्बिटल बचे हुए हैं, यही 2 पी ऑर्बिटल तो 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसीलिए sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो उसमें कितना पाई बॉन्ड आपको दिखना चाहिए, तो 2 पाई बॉन्ड। तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम कुछ बेहतर चीज और देखते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये कार्बन क्या होता है, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं सुना है, तो इसको जरा हम जानते हैं, क्योंकि इस सब चीज का बहुत ज्यादा हमें काम पड़ता है। कोई कहता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कोई कहता है 2 डिग्री, कोई 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, क्या क्या, और इसी सब की स्टेबिलिटी हमें जानना होता है। तो पहले इस बेस को समझे तब तो कुछ करें। तो आइए समझते हैं। देखिए ये एक कार्बन है और ये एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है ना, तो आप इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। अब ये देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो एक इधर 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, या सेकेंडरी कार्बन भी कह सकते हैं। और ये कार्बन देखिए, अब हमें ये बताइए कि आपको ये कितने कार्बन से जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 और 3, ये 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप इसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। तो पहले 1 डिग्री किसको कहेंगे, या प्राइमरी कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन किसको कहेंगे, जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ। देखिए 1 और 1 2। 3 डिग्री कार्बन एटम किसको कहेंगे, या टर्शियरी कार्बन किसको कहेंगे, बताइए, जो 3 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। देखिए ये 1 2 3 से जुड़े हुए हैं ना। अब क्वाटरनरी 4 डिग्री कार्बन किसको, तो अब देखिए 1 2 और 3। अब इस कार्बन को आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4 अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको 4 डिग्री कार्बन नहीं तो क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलेंगे। तो ये आपका 4 डिग्री, तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम, ये 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम, ये 3 डिग्री या बोलिए टर्शियरी कार्बन एटम, या 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन एटम। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं। तो देखिए जितने डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन हो वो उतना ही डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन तो कितने, तो कार्बन के तो 4 न वैलेंसी होगा यहाँ, तो 4 बॉन्ड तो देना पड़ेगा। तो एक पहले से है तो 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, देखिए 4 हो गए, 4 हो गए। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन है ना, इसीलिए सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। कितने डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, 1 डिग्री। अब आइए इसको देखिए, ये आपका कार्बन 1 और 1 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन। अब इससे जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे सारे हाइड्रोजन कितने डिग्री कहलाएंगे, 2 डिग्री। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो क्योंकि ये 2 डिग्री से जुड़ा है इसीलिए ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब आइए 3 डिग्री पर देखिए,
इसको 3 डिग्री कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 2 3 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए इस पर कितने, तो 1 2 3 तो वैलेंसी है, एक और चाहिए ना, तो एक को किससे सेटिस्फाइड होगा? हाइड्रोजन से। हो गया, 4 बॉन्ड हो गया, हो गया। अब देखिए ये 4 बॉन्ड हो गया, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसीलिए ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन। कितने डिग्री? 3 डिग्री। लेकिन इसको देखिए, ये 4 डिग्री कार्बन है, लेकिन 1 2 3 4, चार के चारों बॉन्ड हैं, इंटैक्ट हैं। तो क्या अब 5वां बॉन्ड के रूप में हाइड्रोजन दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैलेंसी तो 4 ही होती है कार्बन का। इसीलिए यहां पर कह सकते हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये आप इसको 3 कार्बन देंगे ना हाइड्रोजन, तो सीधा हम CH3 लिख देते हैं, ये भी CH3 लिख देते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये तो 1 ही से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो इस तरीका से हम ये समझ लिए कि कार्बन कितने कितने डिग्री के होते हैं। 1 डिग्री वाले प्राइमरी, 2 डिग्री वाले सेकेंडरी, 3 डिग्री वाले टर्शियरी, 4 डिग्री वाले कार्बन क्वार्टरनरी, और 1 डिग्री वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकता, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे इसके बाद आगे की चीज बता रहे हैं। ओके, अब इसके बाद एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। अब ये सब चीजें थोड़ा समझ में नहीं आता प्रॉपर कि क्या कह रहा है, तो आइए इसको समझते हैं। ये आपके एक कार्बन के चेन है, कार्बन का चेन है, और यहां पर कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए जो मन करे। हमारा मर्जी है, हम OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप लगा देते हैं। तो अब ये OH ग्रुप लग गया, तो इसको आप जस्ट फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद पहला जो कार्बन है इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इस पर जो हाइड्रोजन होगा इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब दूसरा पोजीशन पे आइए, तो दूसरा को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन बोलते हैं? बीटा कार्बन। तो इसको अगर हम बीटा कार्बन बोलेंगे तो इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको आप क्या, कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। और इसको, तो इसको हम गामा कार्बन बोलेंगे। तो इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है। आप बेहतर जानते होंगे कि CHO को अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं ना। अब ये हमारा ये क्या है? आप कहिएगा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां देखिए, इससे हम क्या करते हैं, एक कार्बन को जोड़ दिए, दूसरा कार्बन को जोड़ दिए, तीसरा कार्बन को जोड़ दिए। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देते हैं, इसको CH3 लगा दिए और ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहां भी CH3 और यहां पर ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहां पर एक हाइड्रोजन है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन है। अब आप चेक करिए
कि अल्फा, बीटा और गामा कार्बन किस किस को कहें। आप कहेंगे इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, ये बीटा तो ये भी कौन सा कार्बन, गामा, क्यों कि इससे ये जस्ट लगा हुआ है, तो ये बीटा तो ये गामा, ये बीटा तो ये गामा, है ना। तो इसको हम कहिएगा, इसको क्या कहेंगे, तो डेल्टा कार्बन कह दीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे। तो अब आप बताइए कि अल्फा हाइड्रोजन किस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो 2। नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, बीटा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, कहिएगा सिर्फ एक है, क्योंकि बाकी तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक है। नंबर ऑफ गामा हाइड्रोजन बताइए, तो अल्फा तो 2 हो गया, बीटा सिर्फ एक ही है, गामा हाइड्रोजन कितना है, तो यहां देखिए इस पर 3 हाइड्रोजन है, और यहां देखिए 1 और 1 2, तो 3 + 2, 3 + 2 कितने हो गए, 5, 3 + 2 5। चलिए एक और देखते हैं, ये आपका एक कंपाउंड है ऐसा, CH2 CH3, और यहां पर एक ऐसा रिंग बना देते, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और इधर। अब आइए कि इसमें देखते हैं अल्फा बीटा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये तो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो आइए, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ओके। आइए इधर देखिए, तो आप कहेंगे ये अल्फा कार्बन है ना, तो ये कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन, ये अल्फा तो ये कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन। तो देखिए ये जस्ट पहला अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी, ये बीटा, इधर से देखिए तो ये बीटा और ये बीटा, होगा कि नहीं। अब आइए इसमें देखिए कि कितना, तो अब बताइए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बताइए। तो 2 इसमें और 1 इसमें, तो कितने हो गए, तो 2 + 1 = 3। नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बताइए, बीटा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो यहां देखिए 3 है, यहां 2 और 2 4, तो 4 और 3 7, 4 + 3 7, तो 2 + 2 + 3 = 7। तो इस तरीका से अगर आपको कहीं अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पता करना हो तो आप आराम से पता कर सकते हैं। नहीं, जैसे आप ध्यान दीजिए ना, आप पढ़ते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, तो उसमें कहता है कि नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्डोल कंडेंसेशन में कहता है कि नहीं। तो फिर जब हम ये समझेंगे नहीं कि अल्फा कार्बन क्या होता है, तो फिर हम कैसे, बीटा कार्बन क्या होता है, तो आप जैसे याद करिए बीटा एलिमिनेशन, अल्कोहलिक क्यूएच देते हैं तो होता है ना एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। तो अब ये बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, तो जब तक हम बीटा पोजीशन के बारे में नहीं जानेंगे तो वहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, पोजीशन उसका है। तो इस अभी तक यहाँ तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे की बात बताएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, और हम बिल्कुल इस बात को ध्यान में बना रहे हैं कि बिना किसी ज़्यादा परेशानी के आप बेहतर नंबर लाएं, ज़्यादा मैकेनिज्म में के टेंशन में आप ना फंसें। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।